Hello, dear students. Welcome to this 19th lecture of entrepreneurship development. Hope you will enjoy the lecture. In the previous lecture, we have discussed about components of project reports, uh, importance of project reports, then contents of project reports, and finally uh, discuss about the project reports as a whole. Now, in today's lecture, I am going to discuss about project appraisal. So, before I start the lecture, I would like to tell about what is the learning outcome and what skill will be inculcated in you after this session. So after this session, you will be able to explain the terms project appraisal. यानी इस सेशन के बाद आप जो है प्रोजेक्ट अप्रेजल को एक्सप्लेन करने के योग्य हो जाइएगा। देन डिस्क्राइब द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी आप इसमें टेक्निकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी उसका क्या है ये भी वर्णन करने के योग्य हो जाइएगा। देन एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट, यानी प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, ये भी आप एक्सप्लेन करने के योग्य हो जाइएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल रेफर्स टू क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट ना, यानी जो प्रोजेक्ट है उसका क्रिटिकल असेसमेंट, आलोचनात्मक असेसमेंट, मूल्यांकन। इन अदर वर्ड्स इट इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड एनालिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ना, हर उसके एंगल से, उसके चाहे जो है कि पॉजिटिव एंगल हो या निगेटिव एंगल, हर एंगल से उसका इवैल्यूएशन, उसका एनालिटिकल इवैल्यूएशन करना जो है अप्रेजल है। So project appraisal is generally done by financial institutions. It is quite obvious that financial institutions will look into the various aspects of an investment proposal before existing finance. Sorry, extending finance. It is quite obvious that financial institutions will look into the various aspects of an investment proposal before extending finance. So while appraising a finance, the managerial, technical, financial, commercial, ecological, social and economic aspects are taken into account apart from the costs and benefits of project ना, यानी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, जो आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप जो वेंचर स्टार्ट करने के लिए आपने प्रोजेक्ट दिया गया है, उसका जो है कि फाइनेंशियल कितना साउंड है, वो प्रोजेक्ट कितना फाइनेंस देने के लिए साउंड है, इसका सबसे पहले इवैल्यूएशन तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है। क्या करता है कि वह देखता है कि ये देखता है आपके वेरियस एस्पेक्ट जो है कि जो आपने जो फाइनेंस इन्वेस्ट करने के गारंटी देने से पहले, उसका परमिशन देने से पहले ये देखती है कि इट इज वायबल और नॉट। So it is quite obvious that the financial institutions look into various aspects of an investment ना, बहुत सारे एस्पेक्ट को देखती है, जैसे कि देखेगी क्या कि आपका मैनेजरियल लायबिलिटी क्या है, टेक्निकल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल ना, देन इकोलॉजिकल, सोशल, ये सारे पॉइंट को देखने के बाद में तो वो प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है, फाइनेंस बैंक को करने के लिए मंजूरी देती है कि इट इज ओके, अदरवाइज वो नहीं दे दी सकती है। अकॉर्डिंग टू बसंत देसाई, project appraisal is a process whereby a lending institutions make an independent and objective assessment of the various aspects of an investment proposition for arriving at a financial decision। यानी कह रहे हैं कि जो लेंडिंग उधार देने वाली जो संस्थाएं हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पहले खुद ही स्वतंत्र रूप से उसका जाकर असेसमेंट करती हैं ना, जो कि प्रपोजिशन दिया गया है, जो प्रस्ताव दिया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तब उसके बाद जो है वो डिसीजन पे पहुंचती हैं कि देना है इसको फाइनेंस या नहीं देना है, ओके करना है नहीं करना है ना। So it is an depth analysis of various aspects of project
reach a view to determine the viability of project. The success of any enterprise does not depend upon any magic or miracle. It really depends upon reality for which one should move down the corridors of each analysis and take a closer look at interior build-up of each analysis. यानी कि यदि इसको गहराई से देखा जाए तो ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाए हैं आप, जो सबमिट किए हैं, उसका इन डेप्थ एनालिसिस है कि वो सक्सेस करेगा और कि नहीं, क्या ना। द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन अपॉन एनी मैजिक और मिराकल, ठीक ना। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन रियलिटी for which one should move down the corridor of each analysis, take a closer look at interior build-up of each analysis. और हर एनालिसिस का एक इंटीरियर बिल्डअप, यानी ओवर, इसका कहिए तो होल शोल हम कह सकते हैं कि ओवरऑल आप जो प्रोजेक्ट भेजे हैं उसका एनालिसिस है कि ये वायबल है कि नहीं है, ये यदि इसको फाइनेंस की जाती है तो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, मार्केट में टिक पाएगा कि नहीं, और ये हमारा फाइनली ऋण को रिटर्न कर पाएगा कि नहीं, ये सब चेक करना ही उसका उद्देश्य होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एनालिसिस विच आर यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस to study a project with a view to find out its viability are the following. यानी कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण जिनका उपयोग वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी परियोजना का अध्ययन, इसकी व्यवहार्यता का पता लगाने की दृष्टि से किया जाता है, जो निम्नलिखित है। यानी कि वो भाई कितना वायबल है, जैसा बताता हूँ ना कि कितना वो व्यवहार्य रूप से सही है, इसके पता लगाने के लिए एनालिसिस की जाती है। अब इस एनालिसिस में क्या किया जाता है, तो फर्स्ट है कि मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी के तहत ये देखा जाता है कि एंटरप्राइज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉफिट एंड एबिलिटी टू मेक प्रॉफिट्स और मेक द मार्केट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी वो प्रोडक्ट जो मार्केट में लेकर आने जा रहा है उसका कितनी मार्केट बन सकती है, क्या जो है कि संभावित मार्केट का रेंज हो सकता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी ये देखता है कि ये सारी चीजें जो है वो उसको प्रोडक्ट को अमल में लाने के लिए, उसको सेटअप को अमल में लाने के लिए ये टेक्निकल जितनी भी चीजें की जरूरी है, इक्विपमेंट्स का जरूरत है, वो सही अवेलेबल है या नहीं है। लाइक लैंड हो गया, साइट, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट ना, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी गोइंग टू अडॉप्टेड ना, जो भी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट जा रहे हैं, तो ये सारी चीज अवेलेबल है कि नहीं। देन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में ये देखता है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा ना, उसके सोर्स क्या होंगे, कहाँ से फाइनेंस आएगा, इन्वेस्टमेंट का स्रोत क्या होगा, ठीक ना, उसके बैलेंस शीट, ये सारी चीजें। अगेन देन इकोनॉमिक एबिलिटी एनालिसिस, यानी इकोनॉमिक एबिलिटी एनालिसिस ये देखता है कि भाई क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, इसका जो है कि इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है, ये सारी चीज। मैनेजरियल फिजिबिलिटी एनालिसिस ना, देन सोशल फिजिबिलिटी एनालिसिस, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम यहाँ दो ही इकोनॉमिक और टेक्निकल फिजिबिलिटी का ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही करना है। अब सबसे पहली चीज, जितनी भी फिजिबिलिटी का बात हम किए हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिजिबिलिटी क्या होता है। Feasibility analysis involves an examination of the project idea in the light of internal and external constraints. Internal constraints arise because of limitation of the project sponsoring body, and external constraints arise due to the characteristics of environment. So if on feasibility analysis, the project is found feasible, the same is put to further analysis. The concept of feasibility can be understood with the help of flowing graph. यानी कि यह देखा जाए कि यह एक्सटर्नल और इंटरनल कंस्ट्रेंट जो है उस पर फोकस करता है, यानी उन कंस्ट्रेंट के बीच में जो हमारा सबसे बेस्ट लोकेशन हो, रीजन हो, उसके ऊपर इसका फोकस होता है। और जितनी भी फिजिबिलिटी है वो हर पॉइंट से, चाहे वो मार्केट फिजिबिलिटी हो, चाहे वो जो है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो, इन सारे रीजन से ये बेस्ट है कि नहीं।
जैसे कि कांस्टेंट 1 है, वैसे ही कांस्टेंट का और यदि 5-6 हमारा है तो वो लाइन खींच देते हैं जो इस रेखा से गुजरेगा। ऐसे सही नहीं अभी खिंचा पा रहा है ना, फिर ऐसे हम खींच देंगे जो इससे आएगा, फिर एक और रेखा हम खींच दें जो ऐसे जाएगा, ठीक ना। ये सारे में सबसे फिजिबल जो रीजन है ये कलर वाला लाइन है। फिजिबल रीजन क्यों है कि चाहे वो टेक्निकल फिजिबिलिटी हो, मार्केट फिजिबिलिटी हो, मैनेजरियल फिजिबिलिटी हो, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो, सोशल फिजिबिलिटी हो, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो, इन सारे फिजिबिलिटी के अंदर है। यानी दिस रीजन इज, मैं एक इस ग्राफ लिया हूँ आपको गूगल से, जहाँ के मैं यहाँ साइट किया हूँ जहाँ से लिया हूँ। ये एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ है जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, उसके माध्यम से मैं फिजिबिलिटी को समझाने के लिए एक उसके माध्यम से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो यानी इन सारे जो फिजिबिलिटी है, यानी सब रीजन में ये बेस्ट है। यानी ये टेक्निकल भी फिजिबल है, फाइनेंशियल भी फिजिबल है, इकोनॉमिक भी फिजिबल है, और जो है कि मार्केट के पॉइंट से भी फिजिबल है, सोशल पॉइंट से भी फिजिबल है, हर पॉइंट से भी ये फिजिबल है, और उसी को हम यूज करेंगे। यही फिजिबिलिटी का मीनिंग है। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आई एम गोइंग टू डिस्कस, जैसा कि मैंने बताया कि टेक्निकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द टेक्निकल फिजिबिलिटी। Technical feasibility implies the adequacy of proposed plant and equipment to produce the product within prescribed norms. ना, यानी जो भी प्रेस्क्राइब नॉर्म्स है उसके अंदर आपको जो भी प्रपोज्ड है प्रोडक्ट प्लांट में या इक्विपमेंट का प्रोडक्शन है उसके अंदर आप करिए। द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग द वेरियस प्रोसेसेस, installing equipment, specifying material, prototype testing. No? The project manager has to select the technology required to consultation with technical experts and consultation. While assessing the technical feasibility of the project, the following factors to be are to be considered. तो यहाँ ये कह रहा है कि यदि जो टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें पहले ये देखते हैं कि वेरियस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं, डिजाइनिंग का, इक्विपमेंट का जो इंस्टॉलेशन किया जाना था वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए इंस्टॉलेशन का जो है कि जो चाहिए लेबर वो अवेलेबल है कि नहीं, स्पेसिफाइंग मटेरियल और प्रोटोटाइप टेस्टिंग जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें। अब हम क्या इसमें कंसीडर करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइट, ये अवेलेबल है कि नहीं, जैसा कि फिजिकल रीजन, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आप दिए हैं ना उसका लोकेशन क्या होगा, ओके। देन टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी अडॉप्टेड, ना किस टाइप का टेक्नोलॉजी आप जो है अडॉप्ट करने जा रहे हैं, अडॉप्ट किया जा रहा है ना, उस पर ये जो है कि आपको ध्यान देना है, ठीक ना। यानी जो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं कि फॉरेन से लाना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ये सारे चीज भी देखता है, वो कैसे आप प्राप्त करेंगे। सुटेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उस जगह के लिए वो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा सुटेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ वदर इनपुट लाइक वाटर, पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, यानी कि जो प्रोजेक्ट आप जहां इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहां पर इन सारी चीजों की क्या फैसिलिटीज है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, पावर है कि नहीं, रॉ मटेरियल है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है कि नहीं, कम्युनिकेशन की क्या फैसिलिटी है, इन सारी चीज को हम टेक्निकल फैसिलिटी में लेते हैं। अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसिंग फैसिलिटीज लाइक मशीन शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप, रिपेयर शॉप, ये सारे शॉप है कि नहीं। देन ना कि आप जो मशीन लेकर आए फॉरेन से, आप इंस्टॉल कर दिए, कोई प्रॉब्लम हुआ तो पता चला कि कोई उसका मैकेनिक्स ही नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए ये सारी चीजें है कि नहीं। अगेन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्किल्ड लेबर एंड रॉ मटेरियल्स, यानी आप जहां प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं वहां पर स्किल्ड मैपिंग करके आप को पता लगाना होगा कितना स्किल्ड लेबर है, कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री का सेटअप वही होता है जहाँ की हमें सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाए। अब हम आते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस। इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू सी दैट प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकल वायबल, यानी ये देखना होता है इसका कि जो प्रोजेक्ट है वो आर्थिक तौर पर व्यवहार में है या नहीं है।
ना इकोनॉमिक वायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। यानी इकोनॉमिक जो वायबिलिटी है उसके प्रॉफिट जनरेट करने की जो एबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। सो एज प्रोजेक्ट विदाउट एडेक्वेट प्रॉफिट कैन नॉट बी इकोनॉमिकल वायबल, इकोनॉमिकली वायबल। यानी कि यदि देखा जाए कि एडेक्वेट प्रॉफिट के बिना कोई भी प्रोजेक्ट आर्थिक तौर पे व्यवहार में नहीं हो सकता। सो हेंस the economic viability can be assessed through projection of profitability for a period ranging from 3 to 10 years। ना ये भी आपको उसमें मेंशन कर, जैसा कि आपने पीछे मैंने बताया था कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा, क्या इसकी स्टेटस होगी, क्या टारगेट कस्टमर ये होंगे, ये सारा जो 10 साल में हम क्या करें उसका प्रोजेक्शन आपको करना होगा ना। प्रोजेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एकदम करनी होगी कि क्या ट्रेंड होगा, क्योंकि आप इससे पहले डाटा कलेक्ट किए होंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले, तो ये चीज भी आपको देखना है। सिंस ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज रिवॉल्व्स अराउंड फाइनेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो इसलिए क्योंकि हर चीज हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो फाइनेंस पे डिपेंड है, तो इसलिए उसके महत्व को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। So thus economic feasibility analysis include the analysis of requirement of raw materials, level of capacity utilization, anticipated sales, anticipated expenses, probable profits। यानी आर्थिक जो है feasibility जो है वो ये सभी include करता है कि भाई raw material का क्या requirement होगा, capacity utilization करेंगे कितना ना, जो है कि आगे जो anticipated जो है उम्मीद जो करते हैं वो सेल कितना होगा ना, और एक्सपेंडिचर क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, यानी प्रॉफिट क्या होगा। दिस एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट्स, यानी सोर्सेज ऑफ फंड ना, व्हाट एवर द इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स फंड का क्या होगा। इफ द फंड्स आर टू बी बोरोड, वुड द एंटरप्रेन्योर बी एबल टू पे बैक द लोन। जैसे पहले मैंने किया कि इसीलिए वो देखता है कि ये ठीक, सब फिजिबिलिटी का एनालिसिस बैंक के द्वारा इसीलिए किया जाता है कि आप पैसा ले लिए तो उसको रिटर्न कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ठीक ना, ये चीजों को ध्यान में रखना होता है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन, उसकी संभावना क्या है, गवर्नमेंट आपको कितना फाइनेंस ग्रांट करेगी। इफेक्टिव कॉस्ट रिकवरी मैकेनिज्म एम्ड टू रिकवर द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी इन सारी चीजों को आपको ये करना है कि भाई कि वो बैंक देखता है कि भाई कितना इसमें हो सकता है, इफेक्टिव कॉस्ट रिकवरी मैकेनिज्म क्या होगा। Then economic analysis also refer to social cost benefit analysis. It is concerned with judging a project from social point of view। यानी कि जो प्रोजेक्ट लगने जा रहा है उस पे सामाजिक लाभ क्या है, सामाजिक नुकसान क्या है, ये भी जज करना। इन सच एन इवेल्युएशन द फोकस इज ऑन सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स rather than monetary cost and benefit। So social cost benefit analysis consists of following elements like economic benefits and cost of the project, impact of project on distribution of income in the society, impact of the project on saving and investment in the society। यानी कि ये सारे जो प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट हैं, चाहे उसका सोसाइटी के ऊपर, सेविंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का क्या इक्वल होगा क्या अनइक्वल होगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको। अब देखिए द एम ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज टू ascertain all social costs and benefits with the purpose of finding out the impact of project on the society। यानी जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी सोसाइटी पर ना, उसका एनालिसिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर किया जाता है। अंडर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर इवेल्युएटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। यानी पूरे सोसाइटी का, जो भी सोसाइटी है उसका एज ए होल इसका हम एनालिसिस करते हैं। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस aims at analyzing the real contribution of an investment project towards welfare of the country as a whole। It implies the enumeration and evaluation of all the relevant costs
and benefits. It can be applied to both private and public investment. सो एक चीज जो है कि देखना कि रियल कंट्रीब्यूशन क्या होगा प्रोजेक्ट का, जो है कि रियल जो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा प्रोजेक्ट टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द कंट्री, यानी राष्ट्र के वेलफेयर में एज ए होल। इट इम्प्लाइज इनुमरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑल रेलिवेंट कॉस्ट बेनिफिट, जो भी रेलिवेंट लागत है बेनिफिट है उसका पूरा जो है लिस्ट किया जाता है। इट कैन बी अप्लाइड बोथ प्राइवेट हो या पब्लिक हो ना, गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, दोनों पे अप्लाई होता है। अब दीज क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन सोशल बेनिफिट एनालिसिस आर एज फॉलो। अब क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट है कि व्हाट आर डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेजर इन टर्म्स ऑफ शैडो प्राइस, शैडो प्राइसेज एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइसेज, यानी कि जो प्रोजेक्ट का मार्केट प्राइस है उसके आधार पर इसका हम एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि शैडो प्राइसेज पर, जिसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नलिटीज भी कहते हैं। तो एक चीज जो है कि ये देखा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका हमारा नॉन टेंजेबल एसेट जो है या इनटेंजेबल जिसको कह सकते हैं कि एसेट है, उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यदि हम पर्यावरण पर देखें तो इस प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, या ऐसे देखें कि हमारा जो सोसाइटी है इनडायरेक्टली उनके हेल्थ पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, एयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे हम शैडो प्राइस के माध्यम से इसको देखते हैं इकोनॉमिक्स में। अब जो है कि व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, यानी इस प्रोजेक्ट का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यह इनइक्वलिटी को कम करने जा रहा है, यानी गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है उसको कम करेगा या ये बढ़ाएगा, तो ये भी बताना होगा। Then what would be the impact of project on level of saving investment in the society, क्या सेविंग को बढ़ाएगा या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा या सेविंग को घटाएगा, हेल्थ पर खर्चा बढ़ा देगा, क्या करेगा ये प्रोजेक्ट। And finally, what would be the contribution of the project toward the fulfillment of a certain like self-efficiency, employment, social orders, etc. यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो सेल्फ इफिशियंसी पे कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट पर क्या होगा, ये एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करेगा, ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है कि लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल के तहत आज हम लोग डिस्कस किए कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है ना। देन उसके बाद हम लोग ये जाने ज़्यादा विस्तार से कि टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होता है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या होता है। देन उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हम ये सीखे कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिफरेंट एंगल से कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल का डिस्कशन हम लोगों ने किया। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मैं पीडीएफ भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा, इसको आप वॉच कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर योर